गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल का हमारा हमने राग शास्त्र संगीत परिजात के बारे में पढ़ा। संगीत परिजात किसने लिखा और उनका जीवन परिचय पढ़ा, उन्होंने संगीत के बारे में क्या क्या बातें बताई हमें वो पढ़ा। तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। संगीत परिजात अहोबलकृत ग्रंथ है, अहोबल जी ने लिखा था और 1650 में इनका जीवन माना जाता है। इनके पिता संस्कृत के विद्वान थे और इन यही इसी ग्रंथ का फारसी में अनुवाद 1724 ईस्वी में हुआ और पंडित श्री दीनानाथ जी ने इसका विवेचन किया। इसके बाद हमने श्रुति के बारे में पढ़ा, इन्होंने क्या श्रुति के बारे में क्या कहा है। फिर स्वर के बारे में, श्रुति भेद के बारे में पढ़ा। वीणा के तार पर स्वर की स्थापना भी पढ़ी। अलंकार, वर्ण, कर्ण आदि मूर्छनाएं पढ़ी। ग्राम के बारे में पढ़ा। तो संगीत परिजात के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की कि हमारे संगीत के लिए कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ था। तो आपका संगीत परिजात कल समाप्त हो गया था। आज का आपका टॉपिक है बेटे उस्ताद अब्दुल करीम खान। जीवन परिचय आपका शुरू हो रहा है। तो आज का टॉपिक आपका बनेगा उस्ताद अब्दुल करीम खान। तो आप हेडिंग डालेंगे उस्ताद अब्दुल करीम खान, नीचे लिखेंगे उस्ताद अब्दुल करीम खान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किराना गांव के रहने वाले थे। उस्ताद अब्दुल करीम खान किराना गांव के रहने वाले थे जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनका जन्म सन 1844 ईस्वी में हुआ। इनके घराने में प्रसिद्ध गायक तंत्रकार व सारंगी वादक हुए। तंत्रकार कहते हैं जो सितार बजाते हैं, जो बजाने वाले होते हैं। इन्होंने अपने पिता काले खां और चाचा अब्दुल खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपने संगीत की शिक्षा अपने पिताजी से और अपने चाचा जी से प्राप्त की थी। आप बचपन से ही अच्छा गाने लगे थे। कहा जाता है कि जब पहली बार इन्होंने संगीत सम्मेलन में पहली महफिल में पेश किया ना, गायन वादन प्रस्तुत किया, तब इनकी उम्र सिर्फ 6 वर्ष की थी। मतलब कि जब इन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस पब्लिक के सामने की तो इनकी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। उस टाइम इन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी। 15वें वर्ष में प्रवेश करते करते इन्होंने संगीत कला में इतनी उन्नति कर ली कि इनको तत्कालीन बड़ौदा के नरेश ने अपने दरबार में दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। 15 वर्ष की उम्र तक आते आते इन्होंने इतना अच्छा गाने लगे थे कि जो बड़ौदा के नरेश थे, उस टाइम राजा दरबार में संगीत हुआ करता था, तो बड़ौदा के नरेश ने इनको अपने यहाँ एक संगीतज्ञ के रूप में रख लिया और उनकी नियुक्ति कर दी। आगे आता है, हेडिंग डालेंगे आप भ्रमण। इन्होंने कहाँ कहाँ पर जा जाकर संगीत का विस्तार किया, तो भ्रमण करके अंडरलाइन डालेंगे। बड़ौदा में 3 वर्ष रहने के पश्चात सन 1902 में प्रथम बार ये मुंबई आए। बड़ौदा में 3 वर्ष राजा के दरबार में रहने के बाद ये पहली बार 1902 में मुंबई में आए और फिर मिरज चले गए। भ्रमण के दौरान मधुर और सुरीली आवाज तथा हृदय को छू लेने वाली गायकी के कारण इनकी उन्नति दिन प्रतिदिन लोकप्रियता इनकी बढ़ती चली गई। मतलब कि इनका ये इतना अच्छा और सुर लगाते थे कि दिन प्रतिदिन इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आगे लिखेंगे, आपका हेडिंग बनेगा संगीत में व्यक्तित्व। मतलब कि इनका व्यक्तित्व कैसा था, इनका व्यवहार कैसा था संगीत के प्रति, कैसे व्यक्ति थे। तो खां साहब गोबर हारवानी गायकी के गायक थे। महाराष्ट्र में मीण और कण युक्त गायकी के प्रचार में का श्रेय खां साहब को ही दिया जाता है। मतलब कि ये गोबरहर वाणी तानसेन की वाणी कही जाती है जो कि बहुत श्रेष्ठ गायकी है। तो ये वो गोबरहन वाणी की गायक थे और ये इनकी गायकी में कर्ण युक्त गायकी होती थी, कर्ण और मीण युक्त, जो कि सुनने में बहुत मधुर लगती थी। तो गायकी के प्रचार महाराष्ट्र में इनका बहुत अधिक प्रचार हुआ और बहुत अच्छी अधिक सुनने को भी मिला और श्रोताओं को इनका गाना बजाना पसंद भी आया। तो आगे चलते हैं। खां साहब गोबरहन वाणी के गायक थे। महाराष्ट्र में मीण और कण युक्त गायकी के प्रचार का श्रेय खां साहब को ही जाता है। इनके आलापों की अखंडता व एक प्रवाह सा प्रतीत होता था। सुरीलेपन के कारण आपका संगीत अंतकरण को स्पर्श करने की क्षमता रखता था। पिया बिन नहीं आवत चैन, आपकी यह ठुमरी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसे सुनने के लिए कला प्रेमी विशेष रूप से फरमाइश किया करते थे। यद्यपि आप शारीरिक रूप से कमजोर थे, किंतु
आपका हृदय बड़ा विशाल और उदार था। इनका स्वभाव अत्यंत सरल और शांत था। यह एक फकीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कहने का मतलब है कि जो उनकी गायकी का कण युक्त गायकी का सारा श्रेय जो महाराष्ट्र में आज इस गायकी को गाते हैं वो सब इनको खान साहब को ही जाता है, अब्दुल करीम खान को जाता है। उसके बाद जैसे इनकी सुरीली आवाज़ का इतना अच्छा गाते थे कि इनकी लोकप्रियता जैसे मैंने पहले बताया बढ़ती चली गई। और इनकी एक ठुमरी थी पिया बिन आवत न चैन, वो बहुत ही फेमस हुई है और उसकी फरमाइशें लोग किया करते थे, सुना करते थे। इनका ये शरीर से बहुत दुबले पतले व्यक्ति थे लेकिन इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था। ये नेचर वाइज बहुत अच्छे और विद्वान व्यक्ति थे। आगे चलते हैं योगदान। सन 1920 ईस्वी के लगभग उन्होंने पूना में आर्य संगीत की स्थापना की। विभिन्न संगीत जलसों के द्वारा धन इकट्ठा करने के बाद ये विद्यालय को चलाते थे। गरीब विद्यार्थियों का सभी खर्च विद्यालय उठाता था। इसी विद्यालय की एक शाखा 1917 ईस्वी में खान साहब ने मुंबई में स्थापित की और 3 वर्ष तक मुंबई में इनको संगीत प्रचार प्रसार हेतु रहना पड़ा। मतलब संगीत में इनका योगदान ये था कि 1920 के लगभग इन्होंने आर्य संगीत सम्मेलन की स्थापना की, विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में ये गरीब बच्चों को शिक्षा देते थे, निःशुल्क शिक्षा। अपने जलसों में जैसे प्रोग्राम करते थे वहाँ से जो पैसा आता था उसके हिसाब से वे गरीब बच्चों को शिक्षा देते थे। और इसी की एक शाखा 1917 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में भी स्थापित की। बेटे आज का टॉपिक आपका इतना ही है, बाकी बचाओ मैं आपको कल कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।